हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग हमारे आसपास के पदार्थ से डील करेंगे। इसमें फर्स्ट है आपका मैटर और सब्सटेंस। इसे हम हिंदी में कहते हैं द्रव्य या पदार्थ। तो कोई भी मैटर या सब्सटेंस यानी कि पदार्थ या द्रव्य क्या होता है? तो एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं या पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, मैटर और सब्सटेंस लाइक अपने आसपास देखिए। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़, टेबल, ठीक है, चेयर, फैन, किसी भी ऐसी चीज़ की हम बात करें, इनकी ऑल्सो वी आर, हम लोग अपनी भी बात करें तो हमें हमारे अंदर भी क्या है? कुछ द्रव्यमान है, मास है। ठीक है, और हम लोग कोई ना कोई स्थान ऑक्यूपाई किए हैं यानी कि स्पेस को घेरे हुए हैं। ठीक है, ऐसे टेबल, चेयर, कोई भी अदर चीज़, सब क्या है? मैटर है। ठीक है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। समझ में आया? कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मास होता है और जो स्थान घेरती है उसे क्या बोलते हैं? उसे मैटर कहते हैं, द्रव्य बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयतन की। इनकी वॉल्यूम क्या होता है? तो कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह घेरा हुआ स्थान उसका आयतन कहलाता है, यानी कि द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट समथिंग कंटेन्स और फिल्स। यानी कि कोई भी वस्तु, जैसे कि हम बात करते हैं मिल्क की या वाटर की, तो वाटर या मिल्क किसी भी कंटेनर में है, फिल है, तो कितना स्थान लेके ऑक्यूपाई किए हुए है, कितना स्थान वो घेरे हुए है, उसको हम बोलते हैं आयतन। ठीक है, और यूनिट क्या होती है आयतन की? मीटर क्यूब। क्या होती है? मीटर क्यूब। आयतन की जो आपकी यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब। समझ में आया? आयतन क्या होता है? कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह घेरा हुआ स्थान उसका आयतन कहलाता है। द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट समथिंग कंटेन्स और फिल्स, यानी किसी भी कंटेनर में किसी भी वस्तु का जितना भी अमाउंट फिल कर रही है या फिर घेरे हुए हैं, कंटेन किए हुए है, उसको हम बोलते हैं आयतन। ठीक है, समझ आया इतना? नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। हम लोग पार्टिकल्स के गुण के बारे में बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। तो फर्स्ट हम बात करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर स्पेस। यानी कोई भी जो पदार्थ होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हम तीनों की बात करते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो मान लीजिए ये सॉलिड है, ठीक है, एक ठोस पदार्थ है। और चेयर ले लीजिए, आप टेबल ले लीजिए, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर तो बिल्कुल ही कम लेकिन स्पेस होता है। सॉलिड में सबसे कम स्पेस होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ही सही स्पेस होता है। स्पेस जो ये स्पेस है इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच जो ये स्पेस है आपको दिखाई दे रहा है, सेकेंड, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इस स्पेस को ही बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर स्पेस। ठीक है, अंतराण्विक स्थान। समझ में आया? नेक्स्ट है सेकेंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। किसी भी मैटर यानी पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो निरंतर गति में होते हैं। देखो ये जो पार्टिकल है ये मूव कर रहे हैं, लेकिन सॉलिड में सबसे कम मूव करते हैं। ठीक है, इसलिए हमें दिखते नहीं है। लिक्विड की बात करें तो वहाँ पर भी मूव कर रहे हैं, पर उसमें हमें अच्छे से क्लियर नहीं होते। और अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हुए दिखाई भी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो ये भी हम बात करें, जो पार्टिकल्स होते हैं, आप लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, तीनों के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो अट्रैक्ट करते हैं जिस फोर्स से, उस फोर्स को हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स। यानी कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन और कोहेसिव फोर्स। यानी कि जिस पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, इस बल को हम अंतराण्विक अक्षर बल या ससंजक बल कहते हैं। समझ में आया इस चीज को? देखिए, ये एक सॉलिड है, इसके अंदर पार्टिकल्स है। मैंने अभी बताया कि सॉलिड में सबसे कम स्पेस होता है, तो सॉलिड के पार्टिकल से भी बहुत ही कम स्पेस होता है। स्पेस होता है लेकिन बहुत कम होता है, इसलिए वो लगता है कि इनके अंदर स्पेस नहीं। इनके बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को क्या कहते हैं? ईदर सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकते हैं। ठीक है, उनके बीच को हम स्पेस को जो बोलते हैं, स्पेस को कहते हैं इंट्रामोलिकुलर स्पेस। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इनके बीच एक फोर्स होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स और कोहेसिव फोर्स, से हिंदी में कहते हैं अंतराण्विक अक्षर बल या ससंजक बल। ठीक है,
समझ में है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो निरंतर क्या होते हैं, मूविंग करते रहते हैं, यानी गति की अवस्था में होते हैं, पदार्थ की ओर निरंतर गति करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। हम मैटर की फिजिकल स्टेट की बात करेंगे, यानी कि द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, आपकी 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। पहली है सॉलिड स्टेट, यानी कि ठोस अवस्था। ठीक है, सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था। तो आपको पता है सॉलिड की अगर हम बात करें, कोई भी आप सॉलिड ले लीजिए, चेयर, टेबल, ठीक है, वुड, ये सब क्या है, ये सॉलिड है। ठीक है, तो सॉलिड में आप एक बात बताइए, शेप। अगर आप जैसे चेयर ले लेते हैं, ठीक है, तो चेयर को आप कहीं पर भी ले जाइए, आप रूम में रखिए या फिर कहीं और रखिए, उसका जो शेप है, जो आकार है, वो चेंज होता है? नहीं होता। सॉलिड का जो आकार होता है वो कभी चेंज नहीं होता, वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, डेफिनेट होता है। कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। सॉलिड का जो आकार होता है वो फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। ठीक है, वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ सेम अभी हमने वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वॉल्यूम का मैंने आपको बताया था यहाँ पे। ठीक है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, वह घेरा हुआ स्थान उसका आयतन कहलाता है, यानी द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट समथिंग कंटेन्स और फिल्स। कोई भी वस्तु, कोई भी मैटर जितना भी स्थान को ऑक्यूपाई करता है उसका आयतन कहलाता है। ठीक है, आप समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सॉलिड है, चेयर है, टेबल है, ठीक है, वो अगर आप अपने रूम में रखे हुए हो, जिस इतना स्थान ऑक्यूपाई किए हैं, अगर आप उसे कहीं भी ले जाते हो तो उतना ही स्थान को ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या है, फिक्स्ड है। वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स्ड। यानी कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड का आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। ठीक है, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, फिक्स शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम। हम सेकंड बात करते हैं लिक्विड की। ठीक है, लिक्विड की बात करते हैं, यानी जिसे हम बोलते हैं द्रव। ठीक है, ये द्रव लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, द्रव। तो द्रव का शेप की अगर हम बात करें, ठीक है, एक बात मुझे, द्रव की शेप अगर हम जैसे वाटर या मिल्क बात करें, तो इनकी जो शेप होती है वो क्या होती है। तो पहले हम बात करते हैं शेप की। शेप का हिंदी में बोलते हैं आकार। मैंने ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है इसलिए मैंने दोबारा से हिंदी में राइट नहीं किया है। शेप की बात करें, अगर आप देखिए एक ग्लास ले लीजिए, ठीक है, इसमें वाटर को फिल कीजिए, तो उसकी शेप अलग होगी। इसी वाटर को अब सेम क्वांटिटी में वाटर को आप किसी बड़े कंटेनर में ले लीजिए या मग वगैरह में ले लीजिए, तो मग वगैरह में उसकी शेप अलग हो जाएगी, थोड़ा फैल जाएगा। यानी कि जो लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं, उनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, फिक्स्ड नहीं होता, इनडेफिनेट होती है। शेप्ड जो उसकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड नहीं होती, इनडेफिनेट होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है, कैसी होती है, अनिश्चित होती है। ठीक, ये आपकी शेप क्या होती है, इनडेफिनेट। एक सेकेंड, इनडेफिनेट, ठीक है, अनिश्चित होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो एक बात, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, जो भी पदार्थ जिस स्थान को घेरे हुए होते हैं। तो अगर आप एक ग्लास में, वो एक ग्लास वाटर को आप किसी भी कंटेनर में डाल दीजिए, रहेगा तो वो एक ग्लास वाटर ही ना, या चेंज हो जाएगा। ये अगर आप ग्लास में लोगे तो वो एक ग्लास हो जाएगा, अगर आप उसे किसी मग में पोर कर दोगे तो वो 2 ग्लास हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा। वो जो एक ग्लास पानी है वो एक ग्लास ही रहेगा। यानी कि जो उसका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। वॉल्यूम कैसा होता है, डेफिनेट, निश्चित होता है। ठीक है, हिंदी में राइट कीजिएगा, निश्चित होता है। ठीक है, तो जो द्रव होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, उनका शेप अनिश्चित होता है, वॉल्यूम कैसा होता है, निश्चित होता है, आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। नेक्स्ट देखिए, हम गैस की बात करते हैं। तो देखिए, गैस की अगर आप बात करें तो शेप, आपको पता है गैस की शेप भी कैसा होता है, इनडेफिनिट। कैसी शेप होती है गैस की, इनडेफिनिट। ठीक है, ये गैस को आप जिस कंटेनर में फिल कर दोगे वो उस कंटेनर के अकॉर्डिंग शेप को ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप छोटे बलून में रखोगे तो वो छोटे बलून का शेप हो जाएगा। किसी बड़े बलून में आप, अगर आप गैस को फिल कर रहे हो तो बड़े बलून का शेप आ जाएगा। लेकिन उनका जो शेप कैसी होती है, इनडेफिनिट होती है, अनिश्चित होती है। कैसी होती है, अनिश्चित, ठीक है, इनडेफिनिट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनडेफिनिट वॉल्यूम की, अगर मैं बात करूँ आयतन, तो देखिए गैस जो होती है उनका आयतन भी कैसा होता है, अनिश्चित होता है, इनडेफिनिट होता है। ठीक है, गैस क्या होती है, आप अगर छोटे से बैलून में अगर गैस को फिल कर रहे हो तो उसका आयतन थोड़ा कम है। अगर आप उसी गैस को बड़े बैलून में फिल कर रहे हो तो उसका आयतन क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो उनका आयतन भी कैसा होता है, इनडेफिनिट होता है। ठीक है, आयतन भी कैसा होता है आपका,
इंडेफिनिट, ठीक है, यानी कि अनिश्चित होता है। तो गैस की आपकी शेप और वॉल्यूम दोनों ही, आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं विस्तरण की, यानी कि जिसे बोलते हैं डिफ्यूजन। तो विस्तरण क्या होता है, डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफ्यूजन की, विस्तरण की, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे हम सब्सटेंस जनरली क्या होते हैं, लिक्विड और गैस, सॉलिड में नहीं होता, ठीक है। फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, पदार्थ के कणों का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः ही गति करना विस्तरण या इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है। तो आप समझिएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल समझिएगा, आप यहाँ पर एक वाटर मतलब ग्लास ले लीजिए, इसमें पानी ले लीजिए, ठीक है, हॉट वाटर ले लीजिए, और फिर इस पर कॉपर सल्फेट का, ठीक है, क्या, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट का आप इसमें क्रिस्टल डाल दीजिए, इसमें क्रिस्टल डाल दिया आपने कॉपर सल्फेट के। अब आप देखोगे कि कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है वाटर में बहुत जल्दी अपने आप ही डिजोल्व हो जाएंगे। कैसे, तो ये जो कॉपर सल्फेट के आपके क्रिस्टल हैं, उनकी कंसनट्रेशन कैसी है, हाई कंसनट्रेशन है, ठीक है। कंसनट्रेशन कैसी है यहाँ पर, हाई कंसनट्रेशन, और इसकी और जो वाटर है उसकी कंसनट्रेशन कैसी है, लो है। तो जो पार्टिकल्स हैं हाई कंसनट्रेशन वाले, वो खुद ही अपने आप ही कैसे चले जाएंगे, लो कंसनट्रेशन वाले पार्टिकल्स से मिल जाएंगे। इसको ही हम विसरण कहेंगे, क्या कहेंगे, डिफ्यूजन, विस्तरण। समझ में आया। कोई भी अगर क्रिस्टल सब्सटेंस आप ले लीजिए और क्रिस्टल सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, अपने आप में डिफ्यूज हो जाता है, तो इसे हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। वो जो क्रिस्टल होते हैं उनकी कंसनट्रेशन कैसी होती है, उनकी कंसनट्रेशन हाई होती है, और वाटर की कंसनट्रेशन कैसी है, लो है, तो वो अपने आप ही तो घुल जाते हैं। तो आप चीनी मिक्स कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑस्मोसिस, एक सेकेंड रुकिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्मोसिस, जैसे हिंदी में कहते हैं परासरण, ठीक है। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में देख सकते हैं, और जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो इंग्लिश में देखिए। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, यूजली हम लोग वाटर की बात करते हैं, परासरण में ज़्यादातर वाटर की बात करते हैं। सॉल्वेंट क्या रहता है, वाटर रहता है मोस्टली। अक्रॉस अ सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है, जिसे बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। याद रखना, परासरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना जरूरी होता है, तभी ये प्रोसेस होती है, क्योंकि डिफ्यूजन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। डिफ्यूजन अपने आप हो जाती है। तो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट हम यूजली वाटर की बात करते हैं, अक्रॉस अ सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। याद रखना, ये डिफ्यूजन का जस्ट अपोजिट होता है ऑस्मोसिस, परासरण। विस्तरण में क्या हो रहा था, विस्तरण में मतलब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, समझिएगा, कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक। तो परासरण में विलायक, विलायक अगर हम बात करते हैं तो हम पानी की बात करते हैं ज़्यादातर, जनरली पानी, ठीक है। विलायक पानी के अणु एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल में चले जाते हैं। जैसे आप किशमिश को भिगोते हो रात को, तो किशमिश में कौन सी प्रोसेस होती है, वहाँ ऑस्मोसिस होती है, परासरण होता है, ठीक है। जब हम एक बाउल में वाटर लेके, ठीक है, यहाँ पर क्या है, वाटर फिल है, उसमें हम किशमिश डाल देते हैं, आप किशमिश डाल दी हमने यहाँ पर, तो किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो वाटर की कंसनट्रेशन कैसी है, लो है। तो लो कंसनट्रेशन से, और किशमिश की जो कंसनट्रेशन है आपकी कैसी है, हाई है। तो लो कंसनट्रेशन से जो पार्टिकल्स हैं कैसे जा रहे हैं, हाई कंसनट्रेशन की तरफ। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्वेश्चन आता भी है कि रात में जब जो किशमिश है भीगी हुई वो फूल जाती हैं, तो वहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है, तो वहाँ पर आपकी ऑस्मोसिस होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है, समझ में आया। जब हम रेजिन्स को वाटर में भिगोते हैं तो वहीं पर वही प्रोसेस होती है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, अब कंपैरिजन है आपका, कंपैरिजन बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो फर्स्ट अगर पार्टिकल्स की बात करें, तो आप सॉलिड में पता है आपको, जो पार्टिकल्स रहते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं। अब वुड को ले लीजिए, ठीक है, चेयर को ले लीजिए, कोई भी मेटल ले लीजिए, तो वहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं कैसे, टाइटली पैक्ड है। और जो लिक्विड्स होते हैं लाइक वाटर, मिल्क, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं।
और गैसेस की बात करें तो यहाँ पर आपको पता है पार्टिकल्स हवा में उड़ते रहते हैं, एयर में उड़ते रहते हैं, यानी कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, हिंदी में बात करूँ मैं तो पहले हम कंपेरिजन में कण की बात कर रहे हैं। किसकी बात करते हैं, कण। तो कण यानी कि पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, कणों की बात करें तो कण कैसे होते हैं, यहाँ पर कण जो आपके टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लूजली पैक्ड होते हैं, यहाँ पर स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट शेप की आकार की बात करें तो अभी पढ़कर भी आए थे कि सॉलिड का आकार कैसा रहता है, फिक्स्ड रहता है। लिक्विड का नॉट फिक्स्ड यानी फिक्स्ड नहीं रहता, और गैसेस का भी फिक्स्ड नहीं रहता। वॉल्यूम जिसे हम हिंदी में आयतन कहते हैं, तो सॉलिड का जो आयतन होता है वो भी फिक्स्ड होता है। लिक्विड का आपका आयतन फिक्स रहता है, लेकिन गैसेस का आयतन फिक्स्ड नहीं होता। गैस में शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स्ड इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इंडेफिनेट होते हैं, सॉरी। नेक्स्ट हम बात करें रिजिडिटी की। रिजिडिटी क्या होती है, आपकी दृढ़ता। हिंदी में बोलते हैं दृढ़ता, कितने दृढ़ होते हैं। तो आपको पता है जो सॉलिड होते हैं उनकी रिजिडिटी हाई होती है। कैसी होती है, हाई, उच्च होते हैं। इनकी दृढ़ता कैसी होती है, उच्च होती है। लिक्विड की आप बात करें तो आपको पता है लेस होती है, इनकी कम होती है। और अगर हम गैसेस की बात करें तो ये नेग्लिजिबल, इनकी तो एकदम शून्य होती है, नगण्य होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फोर्सेस, तो आपको पता है कि जितने भी मैटर होते हैं, द्रव्य है, सब्सटेंस है, उनके बीच एक फोर्स वर्क करता है। उस फोर्स को हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स। क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। तो सॉलिड में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो उसमें कंपेरेटिवली सॉलिड और गैसेस के इन बिटवीन होता है, यानी कि इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, लिक्विड से कम, सॉलिड से कम होता है और गैसेस से ज़्यादा होता है। और गैस की बात करें तो इनमें सबसे कम होता है, वीकेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिर्फ इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी बोल रही हूँ, तो आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम फ्लूइडिटी की बात करें, फ्लूइडिटी का मतलब होता है बहना। ठीक है, फ्लूइडिटी का मतलब क्या है, बहना। कोई भी सब्सटेंस कितना फ्लो कर रहा है, कितना बह रहा है, उसको हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। तो आप एक बात बताइए, सॉलिड में, सॉलिड जो सॉलिड्स होते हैं क्या वो बह सकते हैं, नॉट अ चांस। नॉट अ चांस हम बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही रेयर केस बनते हैं। ठीक है, इसलिए नॉट अ चांस लिख देते हैं। लिक्विड की बात करें तो आपको पता है फ्लो कर सकते हैं, ये फ्लूइडिटी इनकी कैसी होती है, ये फ्लो कर सकते हैं, यस। और गैसेस की बात करें तो ये भी फ्लो कर सकती हैं। सबसे ज़्यादा फ्लो तो गैसेस ही करती हैं। ठीक है, तो सबसे हाई जो फ्लूइडिटी होती है वो गैसेस की होती है। लिक्विड्स की बात करें तो इनकी क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट होती है। और सबसे कम यानी कि लोवेस्ट जो आपकी फ्लूइडिटी होती है वो सॉलिड्स की होती है। ठीक है, इसलिए लिखा है नॉट अ चांस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो कंप्रेसिबिलिटी की बात करें इसे हिंदी में बोलते हैं संपीड़िता। क्या बोलते हैं, देखिएगा, जो हिंदी में बच्चे लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिएगा। ठीक है, संपीड़िता, ये हिंदी में लिखा जाता है। तो संपीड़िता की अगर हम बात करें तो आपको पता है जो सॉलिड होते हैं उनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो ना। सॉलिड को कैसे दबा सकते हो, नहीं दबा सकते। तो नो, यहाँ पर जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नहीं होती, या फिर आप वीकेस्ट कह सकते हो। और अगर लिक्विड की बात करें तो उनमें कंप्रेस कर सकते हो, स्लाइट यानी थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हो। और गैसेस की बात करें तो गैसेस को आप बहुत कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, हाई कम यानी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं घनत्व। डेंसिटी का भी लिख दीजिएगा, घनत्व। ठीक है, क्या बोलते हैं, घनत्व। ये पहले आप हिंदी में लिख लीजिए, फिर मैं रेज कर लेती हूँ इसे। ठीक है, हटा देती हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, डेंसिटी अगर हम बात करें तो आपको पता है सॉलिड की डेंसिटी होती है, यानी कि घनत्व होता है, कैसा होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए इनका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, हाई, उच्च घनत्व होता है। लिक्विड की बात करें तो उनका जो घनत्व होता है वो भी क्या होता है, लो होता है, कम होता है। अगर हम गैसेस की बात करें तो उनका घनत्व तो बहुत ही कम होता है, वेरी लो। ठीक है, डिफ्यूजिबिलिटी की बात करें, अभी मैंने देखा था डिफ्यूजन पढ़ा था हमने। ठीक है, जो क्रिस्टल पार्टिकल्स थे वो वाटर में अपने आप ही क्या है, घुल जाते थे। ठीक है, तो डिफ्यूजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो देखिए, नो, आपको पता है सॉलिड है उनमें डिफ्यूजिबिलिटी नहीं हो सकती, और जो आपके लिक्विड है उनमें लेस होती है, और गैसेस की डिफ्यूजिबिलिटी सबसे हाई होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी से हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो आपके सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा, पहले लिख लीजिए एक सेकेंड। ओके,
अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें सॉलिड की, तो आपको पता है सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी करते हैं, तो अब वो कैसे गति कर पाएंगे? एक सेकेंड एक बात कीजिए, अगर आप एक रूम में हो, ठीक है, और वहाँ रूम में एक ही रूम में 8-10 लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ आप गति कैसे कर पाओगे? बहुत बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे, ठीक। उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लो होती है, सबसे कम होती है। अगर लिक्विड की बात करें, मतलब एक रूम में अगर अब हमने 5 लोग कर दिए, तो आप थोड़ा बहुत मूव कर पाओगे, तो इनकी कैसी होती है? इंटरमीडिएट होती है। इंटरमीडिएट का मतलब सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा और गैस से कम। लेकिन अगर आप वही एक रूम में आप सिर्फ 2 लोग हैं, तो अच्छे से मूव कर सकते हो, अगर एक है तो और भी अच्छे से मूव कर सकते हो। तो जो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी होती है वो ऐसी हाई होती है। आप देखते हो एयर में कितनी सारी गैसेस होती हैं जो मूव करती रहती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे वुड है, स्टोन है, एक्सेट्रा, ठीक है। और अगर हम लिक्विड की बात करें, आपको पता है मिल्क, वाटर। और गैसेस की बात करें, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ठीक है। और आप काफ़ी लिख सकते हैं। अब ये देखिएगा, इंट्रामोलिकुलर स्पेस। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था इंट्रामोलिकुलर स्पेस सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैस में, फिर लिक्विड्स में, और सबसे कम होता है सॉलिड में, ठीक है। तो ये सीरीज आ जाती है कि इंट्रामोलिकुलर स्पेस, ठीक है, कि रिगार्डिंग कौन सी सीरीज सही है, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब इंट्रामोलिकुलर फोर्स, तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स जस्ट अपोजिट हो जाएगा। स्पेस जिसमें सबसे कम होगा, फोर्स उसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो सॉलिड में स्पेस सबसे कम है, फोर्स सबसे ज़्यादा सॉलिड में हो जाएगा। गैस में स्पेस सबसे ज़्यादा है बट फोर्स सबसे कम हो जाएगा। और लिक्विड तो इन बिटवीन रहेगा। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, तो अभी हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की सबसे कम होती है, लिक्विड की इंटरमीडिएट रहती है, यानी कि सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा रहती है, और गैस से कम होती है, और गैस की सबसे ज़्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका डेंसिटी। जैसे अभी हम घनत्व वगैरह पढ़ रहे थे कि सॉलिड की जो डेंसिटी है वो सबसे हाई होती है, तो इसलिए डेंसिटी होता क्या है, ठीक है, उसे समझिएगा। द मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन के बराबर होता है। यानी किसी भी सब्सटेंस का मास उसके पर यूनिट वॉल्यूम पर कितना है, उसे हम डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम पर कितना मास है, तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी घनत्व इक्वल्स टू द्रव्यमान अपॉन आयतन। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान आयतन, ठीक। और इसका अगर आप यूनिट की बात करें, तो यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, इसे हम ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये यूनिट है, याद रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? गलनांक। ये समझ में आया ना घनत्व? ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेल्टिंग पॉइंट से हिंदी में बोलते हैं गलनांक। तो गलनांक क्या है? गलनांक वह तापमान होता है जिसपे कोई भी जो ठोस होता है वो गल जाता है। जैसे आप आइस की बात कर लीजिए, तो वो उसका गलनांक। जैसे मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड ट्रांजिशन टू अ लिक्विड, यानी कि जिस तापमान पर जो ठोस होता है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे उसका गलनांक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, जिसे हम क्वथनांक कहते हैं। अब आप सिंपल सी डेफिनेशन से लर्न कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड्स ट्रांजिशन टू गैस, यानी कि जिस तापमान पर द्रव्य गैस में परिवर्तित हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं, और जिस तापमान पर जहाँ पर ठोस है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे गलनांक कहते हैं। फ्रीजिंग की अगर हम बात करें, तो फ्रीजिंग, तो द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड ट्रांजिशन इनटू अ सॉलिड, ठीक है। सॉलिड अगर लिक्विड में ट्रांजिशन हो रहा है तो उसे बोलते हैं गलना, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को अपोजिट कर दो, ठीक है। लिक्विड से अब सॉलिड जा रहा है, ये लिक्विड से सॉलिड में ट्रांसफर हो रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक हिंदी में कहते हैं। जिस ताप पर द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है द्रव का, उसे हिमांक कहते हैं, ठीक है। ये अच्छे से समझिएगा। बहुत ये जो आपकी डेफिनेशन थी, सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन। तो कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे ये कैंसर है आपका कपूर, ठीक है। कपूर को आप बाहर रख दो, उड़ जाएगा, गैस बन जाता है, यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो भी ऐसी मतलब जिस क्रिया से कोई भी सॉलिड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसे बोलते हैं हम सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। और समझिएगा,
द प्रोसेस वेयर अ सब्सटेंस ट्रांजिशन डायरेक्टली फ्रॉम अ सॉलिड टू गैसियस स्टेज विदाउट बीइंग अ लिक्विड, यानी कि डायरेक्ट। जैसे कि अगर आप कपूर की बात करते हो तो कपूर क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड से लिक्विड नहीं होता, लिक्विड से डायरेक्ट क्या हो जाता है, गैस में कन्वर्ट होता है, नहीं उड़ जाता है। उड़ने का मतलब क्या होगा, गैस में दिखता नहीं है हमें, वो तरह से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका कंडेंसेशन। ठीक है, एक सेकंड देखिएगा। ठीक है, बाकी उत्पादन में जैसे आप कपूर है, कपूर को आप जलाते हो तो वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और बाहर भी अगर रख दोगे तो वो भी उड़ जाता है कुछ टाइम बाद। लेकिन वैसे अगर आप उसे जब चलाओगे तो वो एकदम बहुत तेज़ी से क्या है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी आपका अमोनियम क्लोराइड होता है जिसे हम नौसादर कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड भी क्या है, जब इसे हीट किया जाता है तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका कंडेंसेशन, इसे हिंदी में कहते हैं संघनन। अभी कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस वेयर अ सब्सटेंस इन इट्स गैसियस स्टेट चेंज इनटू अ लिक्विड, यानी कि जब वेपर को, हम लोग वेपर को क्या करते हैं, वाटर वेपर, जैसे वाटर से वाटर वेपर बन जाती है, और वाटर वेपर को ठंडा करने पर वो क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। आपने कभी कभी देखा होगा जब वाटर को आप बॉयल करते हो, उसके ऊपर एक आप थाली रख दीजिए, उस थाली के सरफेस पर जैसे ही वाटर वेपर टच होती है तो हल्की पानी की ड्रॉप्स आ जाती है। तो वो कैसे कैसे आती है, जो थाली का आपका सरफेस होता है वो कैसा होता है, वो थोड़ा ठंडा होता है, कूल सरफेस होता है। तो जैसे ही वाटर वेपर कूल सरफेस को टच करती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन या संघनन बोलते हैं। किसी पदार्थ की वाष्पों को ठंडा करने पर वह द्रव्य रूप में परिवर्तित हो जाती है, इस क्रिया को संघनन कहते हैं। कंडेंसेशन की डेफिनेशन आपको समझनी है, बस रटना नहीं है, आपको लर्न नहीं करना है, तो थोड़ा समझना है, उससे आप जहाँ पर भी प्रोसेस आएगी आप कर दोगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। ठीक है, तो आपको पता है वाष्पीकरण तो आप जब वाटर को यानी किसी भी लिक्विड को गर्म करते हो तो वो वाष्प रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन प्रोसेस बाय विच एन एलिमेंट और कंपाउंड ट्रांजिशन फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट टू इट्स गैसियस स्टेट, यानी कि वो लिक्विड से द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। बिलो द टेम्परेचर एट विच इट बॉयल, यानी कि अपने क्वथनांक से कम, यानी कि जिस टेम्परेचर पर से 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या है, बॉयल होने लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम कम तापमान पर वो क्या है, वाटर जो आपको लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता, सॉरी गैस स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। याद रखना, जो उनके बॉइलिंग पॉइंट से कम, वरना तो फिर वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब इसी वाष्प को इसी जब ये वाष्प ठंडे सरफेस को टच करती है तो ये दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम बोलते हैं संघनन। ठीक है, जो आपकी वाटर साइकिल होती है वो इसी प्रोसेस पे तो वर्क करती है। वाटर साइकिल कैसे करती है, जो आपकी ओशियन, सी वगैरह में जो वाटर रहता है, जब उस पर सनलाइट पड़ती है, ठीक है, वो हीट होता है सनलाइट के थ्रू, जितनी ज़्यादा हीट होगी, ठीक है, गर्मी पड़ेगी जितनी ज़्यादा, वो हीट हो जाता है, और हीट होकर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और वेपर में कन्वर्ट होकर वो कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ, यानी कि आसमान में जाता है, बादलों क्लाउड्स में जाता है। और जब क्लाउड के वो ठंडे सरफेस को टच करता है तो वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ऐसे कन्वर्ट कर करके बादल बन जाते हैं। पर एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो वहाँ का जो बादल होते हैं, मतलब वो जो एक तरह से पैकेट क्लाउड्स हो जाते हैं, वो वाटर से पूरी तरह से फिल हो जाते हैं, फिर वो एक टाइम पे बस्ट आउट हो जाते हैं और बारिश होने लगती है आपकी। ठीक है, समझ में आया।